डियर स्टूडेंट, आप सभी का आईपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 42 से जो है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है। तो इसको पढ़ने से, उसको बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, पुनर्मूल्यांकन क्वेश्चन नंबर 42A, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और स्थिति विवरण। तो इसको हमको जानना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, जब किसी फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो फर्म में विद्यमान संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इसे ही संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि को पृथक से एक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता भी बोल सकते हैं उसको, और लाभ हानि समायोजन खाता भी कहा जाता है। यदि संपत्तियों में कमी होती है तो इसे डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और वृद्धि होती है संपत्तियों में तो उसे जो है हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। मतलब डेबिट पक्ष में संपत्तियों में कमी होगी तो, अब वृद्धि होगी संपत्तियों में तो उसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। इस प्रकार यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में, तथा कमी होती है तो इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। पुस्तकों में नहीं दिखाए गए दायित्वों की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट किया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा दायित्व है जिसको पुस्तक में नहीं दिखाया है तो ऐसे स्थिति में उस दायित्व को हम पुनर्मूल्यांकन खाता के डेबिट पक्ष में एंट्री करेंगे। इस प्रकार पुस्तकों में नहीं दिखाई गई संपत्ति की दशा में यह खाता क्रेडिट किया जाता है। अगर कोई संपत्ति है तो उस स्थिति में हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। अदत्त व्यय की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट तथा पूर्व दत्त व्यय की दशा में यह खाता क्रेडिट किया जाता है। इसको इस विशेष ध्यान दें, अदत्त व्यय है तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट करेंगे क्योंकि एक प्रकार का दायित्व है, और पूर्व दत्त है मतलब एक प्रकार की संपत्ति है जिसके लिए हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने की दशा में इसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्या बोल रहा है, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने की दशा में इसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, और लाभ हानि होने की दशा में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसे पुराने अनुपात में डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता बंद कर दिया जाता है। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ा, ठीक उसी प्रकार का ये भी है लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता है, उसी लाभ हानि समायोजन खाता है जो पुनर्मूल्यांकन खाता के नाम से प्रसिद्ध है। पुनर्मूल्यांकन कब किया जाता है, तो जब नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है, उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन फर्म की संपत्तियों और दायित्वों का किया जाता है, और उसके आधार पे अगर कमी या वृद्धि है तो उसकी राशि को, अंतर की राशि को जो है हम पुनर्मूल्यांकन खाता के अंतर्गत लिखते हैं। संपत्ति में कमी होगा या वृद्धि होगा और दायित्वों में कमी हो गया वृद्धि, इसी कमी या वृद्धि के अंतर की राशि को ही हम पुनर्मूल्यांकन खाते के अंतर्गत लिखते हैं, और फिर दोनों पक्षों का योग लगाते हैं, और दोनों पक्षों के योग में से जिस पक्ष का योग ज़्यादा है उसके अंतर की राशि को उसके अपोजिट पक्ष में लिख करके साझेदारों के पूंजी खाता करके उसमें हस्तांतरित कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब इसके लिए हमको पुनर्मूल्यांकन खाता के पंजी प्रविष्टि को भी ध्यान में रखना है, और साथ में इसका एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आपको याद कर लेना है। उस चार्ट को अगर याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए ये क्वेश्चन जो है आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन लेखा हेतु निम्नलिखित विभिन्न जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है। पहला, संपत्ति के मूल्य में परिसंपत्ति, मतलब आपको समझना संपत्ति के मूल्य में वृद्धि का लेखा करने पर, परिसंपत्तियाँ हैं उसको आप संपत्ति ही समझिए। ठीक है, संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, वृद्धि
का लेखाकरण। अगर वृद्धि हो रहा है तो हम लिख देंगे संबंधित संपत्ति खाता विकलन पुनः मूल्यांकन। जैसे मशीन के मूल्य में अगर वृद्धि हो, पहले मशीन 10,000 का था, अब उसका वैल्यू निकाले तो वो 15,000 का हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे मशीन खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे में आ रहा है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे की ओर आएगा, ठीक है। और दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर की ओर आएगा। इस चीज़ का दोनों को याद रखना है आपको, है ना। परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि का लेखा किया गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, परिसंपत्तियों के मूल्य में अगर कमी होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मूल्य में वृद्धि तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे, मूल्य में कमी तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर, ठीक। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित परिसंपत्ति खाता से। जैसे उदाहरण के लिए अगर मशीन के मूल्य में जो है पहले 10,000 का था, अब 8,000 का हो गया, तो 2,000 की कमी आ गई, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन मशीन खाता से, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। दायित्व की रकम में वृद्धि का लेखा करने के लिए, तो दायित्व की रकम में अगर वृद्धि हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आएगा, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित देयता खाता से। इसमें एक चीज़ को आपको पकड़ के रखना है कि अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आएगा, और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आएगा। तो इसी के अपोजिट है ये दायित्व। देखो, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा था, वृद्धि हो रहा तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आया, ठीक है। लेकिन संपत्ति के जगह में अगर दायित्व होगा, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और संबंधित परिसंपत्ति खाता नीचे आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर जैसे हमने किया संबंधित, ये देखो, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित दायित्व में वृद्धि होगा तो, है ना, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित देयता खाता से, मतलब जो भी दायित्व रहेगा उसका लिखा जाएगा, ठीक है। ये परिसंपत्ति नहीं होगा ना, याद रखना। फिर उसके बाद दायित्व की रकम में कमी होने पर तो संबंधित देयता खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। उसके बाद है अनभिलेखित परिसंपत्तियों का लेखा करने के लिए। अनभिलेखित का मतलब होता है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड में नहीं है, रिकॉर्ड में हमने नहीं लिखा है, मतलब लिख करके नहीं रखा है। ऐसी संपत्तियां हैं जिसको व्यापार में है लेकिन उसका लेखा फर्म में है, लेकिन उसका लेखा हम करने से भूल गए हैं, तो ऐसे का भी लेखा करेंगे तो उसमें जो है हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे, क्योंकि इससे संपत्ति में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अनभिलेखित परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। और अगर अनभिलेखित दायित्व का लेखा करना है तो उसमें क्या हो रहा है, पहले जो है कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ दायित्व ऐसे थे जिसको हमने मतलब लेखा नहीं किया था, मतलब हमको उनका पेमेंट करना है लेकिन हमने लेखा नहीं कर पाए थे, तो ऐसी स्थिति में हमको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। मतलब दायित्व में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो दायित्व में जब वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आ जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन अनभिलेखित देयता खाते से, ठीक है। अब हम सातवां में चलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष के अंतरण के लिए। यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, मतलब क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है तो हम उसके अंतर की राशि को डेबिट पक्ष में लिखेंगे, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं शुद्ध लाभ की स्थिति। अब इसमें क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से करके लिख देंगे, ठीक है। और मतलब ये पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर चला गया। अब इसमें क्या है, देखिए, यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है अर्थात शुद्ध हानि की स्थिति में, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। अब इसका हम क्या जानेंगे, इसका हम एक चार्ट से हम पुनर्मूल्यांकन खाता में किसको दाएं पक्ष में लिखना है और किसको बाएं, मतलब किसको डेबिट पक्ष में और किसको क्रेडिट पक्ष में, ये समझ लेते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पंजी प्रविष्टि अगर पूछेगा तो पंजी प्रविष्टि कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसका जो शॉर्टकट है जिसके माध्यम से हम इन सब पंजी प्रविष्टि को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसका जो शॉर्टकट है वो है ये चार्ट है। इसी चार्ट को आपको समझ करके रखना है तो आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इस चार्ट में देखिए क्या लिखा है, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। तो संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगा जिसको हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो उसका उल्टा, जस्ट उल्टा क्या होगा, दायित्व के मूल्य में कमी होना चाहिए। दायित्व के मूल्य में कमी, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट पक्ष में लिख रहे हैं तो उसके उल्टा में कमी होता है। कमी किसके में, तो दायित्व, संपत्ति की जगह क्या आ जाएगा, दायित्व। तो दायित्व के मूल्य में देखिए कमी को भी हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। संचितियों में कमी होगा तो हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे, क्योंकि संचितियों में कमी मतलब एक प्रकार का क्या है, दायित्व में कमी। फिर उसके बाद छूटी हुई संपत्तियां
छूटी हुई संपत्तियां हैं तो भी उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पक्ष में, क्योंकि संपत्ति छूट गई है, वो हमारे संपत्ति में क्या करेगी, वृद्धि करेगी। हम उसको जोड़ेंगे तो हमारे संपत्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मतलब उसको जोड़ेंगे तो हमारा संपत्ति और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे पूंजी खाते को शेष करके इसका बाद में उपयोग है, इस चीज़ को हम बाद में, जब हम डेबिट और क्रेडिट को शेष निकालेंगे उसी स्थिति का है, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए समाकलन पक्ष के बाद विकलन पक्ष में संपत्तियों के मूल्य में कमी। यहाँ पे देखिए संपत्ति के मूल्य में वृद्धि है तो हम क्रेडिट पक्ष में लिखे, संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और दायित्व के मूल्य में वृद्धि, अब यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे वृद्धि होगा, संपत्ति है तो यहाँ पे दायित्व आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमी है, संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा करेंगे, वहीं उसके अपोजिट साइड में दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा। फिर संचितियों में वृद्धि, फिर छूटे हुए दायित्व को अगर छूटा है उसको लिखेंगे पूंजी खाता से। यहाँ पर क्या होता है, हम इन 4 पॉइंट को लिखने के बाद हम क्या करते हैं, योग लगाते हैं दोनों पक्ष का। फिर देखते हैं कि इस पक्ष का योग ज़्यादा है क्रेडिट पक्ष की डेबिट पक्ष का, और जिधर का योग ज़्यादा रहेगा उधर के योग से कम वाले जितने इधर के योग कम है तो इसको घटा देंगे, और जो अंतर की राशि आएगा उसको क्या लिख देंगे, पूंजी खाता को करके अंतर की राशि को इधर लिख देंगे। अगर इधर कम पड़ रहा है तो इधर लिखेंगे, अब इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो अंतर की राशि इधर आ जाएगा पूंजी खाता से करके यहाँ पे, ठीक। अब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उदाहरण क्रमांक 26 में पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। तो पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियाँ में देखिए क्या लिखा है, पहला भूमि भवन का मूल्य 14,000 रुपये से बढ़ने पर। अब यहाँ पे क्या पंजी प्रविष्टियों का अगर प्रश्न में ऐसा पूछ देगा, इसलिए पंजी प्रविष्टियों को मैं बोल रहा था कि याद करना है आपको। तो भूमि और भवन का मूल्य 14,000 से बढ़ने पर क्या होगा, मैं बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे जाएगा। देखिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भूमि और भवन और संपत्तियां, जितनी भी संपत्तियां वो भारी होती है समझिए, और जैसे जैसे संपत्तियों में वृद्धि होते जाएगी वैसे वैसे पुनर्मूल्यांकन खाता दबते जाएगा मतलब नीचे जाते जाएगा, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता को नीचे की ओर लिखते हैं। ऐसा मतलब आपके कॉन्सेप्ट में दिमाग में ऐसा फिट कर लीजिए, ये कहीं पर लिखा नहीं है ना कहीं पर रूल नहीं है, लेकिन आपको याद करने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होते जाएगी वैसे वैसे पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे होते जाएगा, ऐसा याद करिएगा। और इसका पंजी प्रविष्टि क्या हो जाएगा, फिर देखिए भूमि भवन खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आया ना, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता दब रहा है समझिए, ठीक है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि मतलब पुनर्मूल्यांकन दब रहा है ऐसा समझिए, ठीक है। तो भूमि भवन खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से 14,000 और यहाँ पे 14,000 रुपये, ठीक है। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई, 14,000 रुपये के बढ़ने से। फिर उसके बाद क्या लिखा है, दायित्व 10,000 रुपये से कम होने पर। तो दायित्व के देखिए यहाँ पर वृद्धि का जैसे हम लेखा किए तो हम यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता को नीचे लिखे, उसी प्रकार संपत्ति की जगह में दायित्व के मूल्य में कमी होगा तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता को नीचे लिखेंगे। और यहाँ पर भी वही हो रहा है कि दायित्व 10,000 रुपये से कम होने पर मतलब कमी हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, दायित्व खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से दायित्व के मूल्य में कमी। और इसको हमने यहाँ पर भी पढ़ा, दायित्व के मूल्य में कमी का लेखा तो संबंधित देयता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से दायित्व की रकम में कमी का लेखा किया गया, जिसको हमने यहाँ पर किया 10,000 रुपये, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है क्या, संपत्ति के मूल्य में 500 रुपये की कमी होने पर, 500 रुपये कमी हो रहा है तो 500 रुपये संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है तो संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा हमने करने के लिए देखिए यहाँ पर हमने पुनर्मूल्यांकन खाता को ऊपर लिखा, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित परिसंपत्ति खाता से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर भी उसको यही लिखा कि पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाता से संपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा 500 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब दायित्व का यहाँ पे और दिया हुआ है, चौथा में देखिए दायित्व का मूल्य 2,000 रुपये से बढ़ने पर। तो दायित्व का मूल्य 2,000 रुपये से बढ़ने पर क्या होगा, तो यहाँ पे पंजी प्रविष्टि हमारा है दायित्व की रकम वृद्धि का लेखा करने के लिए तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित देयता खाता से। तो यहाँ पर हम लिख दिए पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन दायित्व खाता से 2,000, ठीक है। अब एक और है 5वां नंबर में, संयंत्र के मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि। अब संयंत्र क्या है, संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आएगा, क्योंकि संपत्ति बढ़ेगी तो पुनर्मूल्यांकन खाता दबेगा, ऐसा याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, संयंत्र खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता संयंत्र के मूल्य में वृद्धि 400, ठीक है। अब उसके बाद है लेनदार के मूल्य में 1,000 रुपये की कमी। लेनदार क्या है, तो लेनदार जो है
व्यापार का दायित्व है। लेनदार मतलब लेने वाला, हमसे लेने वाला, हमसे लेने वाला मतलब लेगा हमसे 1000 रुपये लेगा भविष्य में, लेकिन 1000 रुपये की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है बोले तो। कमी हो रही है तो क्या होगा, तो लेनदार में कमी है मतलब दायित्व में कमी। तो दायित्व में जब भी कमी होगा, देखिए दायित्व की रकम में कमी का लेखा का निकले तो यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आता है, संबंधित देयता खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, तो हम लिखेंगे लेनदार खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पर देखिए लेनदार खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से लेनदार के मूल्य में कमी 1000। इस प्रकार से जो है इसका पंजी प्रविष्टि बन जाएगा आप लोगों से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर उदाहरण क्रमांक 26 है, पुनर्मूल्यांकन हेतु जनरल प्रविष्टियां दे दिया है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। और उसके बाद है 27 नंबर का प्रश्न, उदाहरण क्रमांक 27। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, राम और श्याम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं और उन्होंने जो है मोहन को 1/5 हिस्सा देकर साझेदार बनाने का निश्चय किया। कितने हिस्सा देकर, 1/5 हिस्सा। मोहन के प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया। स्टॉक जो 15,000 रुपये का दर्शाया गया है का मूल्य 20,000 रुपये आंका गया, मतलब पहले 15,000 का था, अब कितना का हो गया, 20,000 रुपये का हो गया। ठीक है, दूसरा लिखा है कि 20,000 रुपये के यंत्र पर 10% ह्रास काटना है, मतलब 20,000 के यंत्र में 10% ह्रास, ह्रास मतलब एक प्रकार का घिसावट है, तो यंत्र के मूल्य में क्या हो जाएगा, कमी हो गया। 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा, तो ये 18,000 का हो जाएगा। ठीक है, तो यंत्र के मूल्य में क्या हो गया, कमी हो गया। तीसरा है 10,000 रुपये के देनदारों पर 5% और 12,000 रुपये के लेनदारों पर 2% का आयोजन, मतलब यहाँ पे डूबत ऋण आयोजन मतलब आयोजन करना है, मतलब संचय करना है और आयोजन करना है यहाँ पे, तो दोनों चीज़ों को हमको याद रखना, इसके हिसाब से हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। ठीक है, उपयुक्त समायोजनों के लिए पंजी प्रविष्टियाँ दीजिए और पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टॉक का कहाँ लिखा है, 15,000 रुपये का स्टॉक दर्शाया, स्टॉक जो 15,000 दर्शाया 20,000 का हो गया, 20,000 का हो गया। ठीक है, इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे, फिर यंत्र का पंजी प्रविष्टि करेंगे और फिर लेनदारों का और 12,000 रुपये के लेनदारों का। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण में बताया है, यहाँ पे क्या कर दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन यंत्र खाते से और देनदार खाते से किसको किसको ले लिया, देनदार संचय खाते से, यहाँ पर इस देनदार की राशि को ले लिया और यंत्र की राशि दोनों को ले लिया, दूसरा को और तीसरा को ले लिया है। ठीक है, जबकि कायदे से पहले हमारा इसका एंट्री होना चाहिए। तो आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले स्टॉक का लिखेगा, स्टॉक का मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे स्टॉक खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से करके हम 5,000 रुपये की वृद्धि हो गया और 5,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप पंजी प्रविष्टि देख रहे हैं, इस पंजी प्रविष्टि को हम जो है इसके सीक्वेंस में जमा करके बनाएंगे। पहले में जो है स्टॉक में जो 15,000 रुपये के 15,000 से 20,000 हो गया, मतलब 5,000 की वृद्धि हो उसका, दूसरे में हम यंत्र में 10% ह्रास काटे उसका, फिर तीसरे में देनदारों का और चौथे में लेनदारों पर आयोजन का। तो इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसमें मिश्रित प्रविष्टि कर दिया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस मिश्रित प्रविष्टि को हम अलग अलग करके भी पंजी प्रविष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, स्टॉक का पहले दिया इसलिए स्टॉक खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता, क्योंकि स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो रही है इसलिए हम क्या करेंगे, स्टॉक खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन। ये क्या है, स्टॉक एक प्रकार की संपत्ति है व्यापार की, तो यहाँ पर मतलब संपत्ति में वृद्धि हो रही है इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे आ गया। देखिए है ना, यहाँ पे लिख देंगे स्टॉक के मूल्य में वृद्धि होने पर, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि होने पर, मूल्य में वृद्धि होने पर, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5,000 कितने, जितनी की राशि से वो बढ़ेगा, जैसे 15,000 का था वो 20,000 हुआ, तो 15 में 5 माइनस, मतलब 20,000 में 15,000 माइनस करेंगे तो 5,000 आएगा, उसी 5,000 अंतर की राशि को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार यंत्र में क्या हो रहा है, यंत्र में देखिए 10% की ह्रास काटना है, मतलब कटौती होगा। 20,000 का है, 10% निकालेंगे तो हमारा 2,000 आ जाएगा। ठीक है, 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000, तो 20,000 गुणित 10/100 कर दीजिए तो आ जाएगा कितना, 2,000 रुपये। ये काट दीजिए। ठीक है, ये देखिए 2 1 2 ने 2 और 3 ठो शून्य, 3 ठो शून्य, मतलब 2,000 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, यंत्र के मूल्य में कमी हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पे 2,000 और 2,000 लिख दिया। ठीक, अब तीसरा जो है वो है देनदारों पर 5% का संचय करना है, देनदारों पर 5% का आयोजन करना है। तो देनदारों पर आयोजन खाता, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार संचय खाता से, देनदार का रहेगा तो हमेशा नीचे आएगा देनदार। ठीक है, देनदार
का रहेगा तो देनदार पे अगर संचय कर रहे हैं तो देनदार संचय खाता से इस प्रकार से लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार संचय खाता से करके, और यहाँ पर 10,000 रुपया है देनदार के लिए, कितना है 10,000, 10,000 पे 5% का संचय करना है तो 10,000 गुणित 5/100 मतलब 500 है, इसी 500 को हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मतलब 500 रुपये की राशि का संचय करेंगे हम। अब लेनदारों पर संचय, तो लेनदारों पर संचय खाता विकलन, ये विकलन में रहेगा पुनर्मूल्यांकन खाता से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता से यहाँ पे 12,000 गुणित 2/100, क्योंकि 2% लिखा है, प्रश्न में लिखा है कितना 2% के हिसाब से, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे लेनदारों पर संचय खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता 12,000 गुणित 2/100 तो 240 रुपये आ गया, जिसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन से कितना जो है मतलब एक खाता तैयार करेंगे, एक खाता तैयार करने के बाद हम पुनर्मूल्यांकन में एक पंजी प्रविष्टि और होगा, तो यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन का खाता तैयार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन का खाता इस प्रकार से होगा, जैसे स्टॉक में वृद्धि हो रहा है तो हम यहाँ समाकलन में लिखेंगे, क्योंकि संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, स्टॉक में वृद्धि मतलब संपत्ति में वृद्धि हो रहा है, तो वहाँ पे समाकलन में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है ना, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, तो ये समाकलन में, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉक खाते को करके 5,000 रुपये लिख दिए, ठीक है। पहला वाला जो था ना, पहला वाला यहाँ पर इसको, ठीक है, 15 से 20 है मतलब 5,000 का। दूसरे का जो क्या हुआ, दूसरे में क्या हुआ, संचय बनाना, एक तो यंत्र में क्या हो गई, कमी हो गई, संयंत्र खाते से करके 2,000 लिखेंगे, क्योंकि यंत्र में ह्रास लगाने को बोल रहा है प्रश्न में, ह्रास मतलब एक प्रकार की कटौती है, तो यंत्र का मूल्य कम हो जाएगा, और यंत्र के मूल्य में कमी मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी, और संपत्ति के मूल्य में कमी मतलब डेबिट पक्ष में लिखना है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर संयंत्र खाते से करके 2,000 रुपये लिख दिया। क्लियर, ये हो गया होगा। अब दो चीज़ें और है कि अगर प्रश्न में कहा रहेगा कि देनदारों पर संचय, तो इस पुनर्मूल्यांकन खाता के विकलन पक्ष में आएगा, इसको ध्यान रखना है, और लेनदारों पर संचय तो पुनर्मूल्यांकन खाते के समाकलन पक्ष में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देनदारों पर संचय तो 500 रुपया को लिख दिए, जैसे हम चिट्ठा बनाते हैं ना, तो चिट्ठा बनाते हैं तो क्या होता है, इधर जो है संपत्तियाँ रहता है, इधर दायित्व रहता है, ठीक है। चलिए काठों में सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूँ, है ना, उसमें अलग रहता है दायित्व और संपत्तियाँ रहता है, उसको बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी याद करने की दृष्टि से ऐसे ही याद कर लीजिए। देनदार डेप्टर, देनदार को क्या बोलते हैं, डेप्टर बोलते हैं, ऐसा याद रखिए डेप्टर, और डेप्टर है मतलब डेबिट में लिखेंगे, समझिए पुनर्मूल्यांकन खाता कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, लेकिन पंजी प्रविष्टि करेंगे तो ये क्रेडिट में चला जाएगा। पंजी प्रविष्टि किया तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में गया ना, यहाँ पे देखिए पंजी प्रविष्टि किया तो यह क्या हो गया, क्रेडिट में चला गया, ठीक है, लेकिन जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता जाए बनाएंगे तो डेबिट में होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों कि पुनर्मूल्यांकन खाता जब बना रहे हैं तो इसको डेबिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पंजी प्रविष्टि में देखिए, पंजी प्रविष्टि में इसको हम क्या लिखे हैं, क्रेडिट में लिखा, और जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं इसको अपोजिट पक्ष को देखेंगे तो देनदार संचय खाता से, अब से है तो इसको क्रेडिट में है तो क्रेडिट मतलब क्रेडिट को हम डेबिट में लिखते हैं, मतलब समाकलन को विकलन में लिखते हैं, और विकलन को समाकलन में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन, जैसे यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता है राम के पूंजी खाता, श्याम के पूंजी खाता, इन दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, ये विकलन है तो ये समाकलन में तो इसको विकलन में लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये विकलन में जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता से, अब ये दोनों विकलन में है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, समाकलन में लिखेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे समाकलन में लिखा, ये स्टॉक खाते को और लेनदार संचय खाता को। क्लियर है। तो यहाँ पर हमको इसको भी हमको जानना नहीं है ज़्यादा, हमको केवल इस चार्ट को याद रखना है, तो हमारा आसानी से काम बन जाएगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यंत्र के मूल्य में कमी हुआ 2,000, उसको लिख दिया, देनदार पर संचय है तो उसको लिख देंगे, डेब्टर और डेबिट, इसको बस याद रखिए कि डेब्टर है तो इस डेबिट पक्ष में लिख देंगे, डेबिट पक्ष है, और ये क्रेडिट पक्ष है, और क्रेडिटर को क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे, लेनदारों पर संचय, बस इतना याद रखिए, इसको केवल याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या किए, इन दोनों पक्ष में जो जो था समायोजन का उन चारों समायोजनों को कर दिए। अब उसके बाद इधर का योग लगाएंगे तो 5,240 होगा, और इधर का योग होगा 2,500, मतलब इधर का योग ज़्यादा है तो इस इधर के योग में हम इस योग को घटा देंगे, तो 5,240 में 2,2500 को घटा दो तो कितना बचेगा, 25 और 26 27 2,740 रुपये बचेगा। तो 2,740 रुपये देखिए यहाँ पर बचा, जिसको हमने क्या लिखा, पूंजी खाते से राम के में बांट देंगे और श्याम के में बांट देंगे, तो पूंजी खाते से करके लिखेंगे। अंतर की राशि को हम इसी प्रकार से लिखेंगे, पूंजी खाते से राम
का जैसे हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते थे ना, उसमें लिखते थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा। राम 2055 रुपया और श्याम 685। इसको कौन से अनुपात में बांटे? तो इसको जो है हमने इसी अनुपात में बांटा। देखिए 3:1 के अनुपात में बांटा है। क्लियर है? तो इसको 3:1 के अनुपात में इसी प्रकार से बांटना है। ठीक है, 3:1 के अनुपात में बांट देंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार 2740 रुपया आ जाएगा। क्लियर है? तो ये पुनर्मूल्यांकन खाता इसी प्रकार से बनेगा। केवल पुनर्मूल्यांकन खाता में किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो मूल्य में, संपत्ति को मूल्य में कमी होगा या वृद्धि होगा, उसको संपत्तियों के मूल्य में कमी होगा तो इस विकलन पक्ष में लिखेंगे। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होगा तो हम समाकलन पक्ष में लिखेंगे। उसी प्रकार दायित्व है, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो हम विकलन पक्ष में लिखेंगे, और दायित्व के मूल्य में कमी होगा तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, और लेनदारों पर संचय है, लेनदारों पर संचय है तो हमको समाकलन पक्ष में लिखना है, और देनदारों पर संचय है तो उसको विकलन पक्ष में लिखना है। बस इतना चीज़ों को आपको याद रखना है, और जो भी उसका योग लगा देंगे और अंतर की जो राशि आएगी उसको हम पूंजी खाते से करके जो भी साझेदार होंगे उनको लाभ हानि जो विभाजन अनुपात रहेगा उसी अनुपात में बांट देंगे। बस इतना ही काम है और विशेष कोई काम नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 उदाहरण के और जो क्रियात्मक प्रश्न है, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके बारी बारी से समझते जाएंगे कि किस प्रकार से इन सारे क्वेश्चनों को बनाना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।